बच्चों, भूगोल विषय कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पुस्तक के अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है बच्चों विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, इस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे। और इसके भाग 4 में बच्चों आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होने से समय मैंने बताया था इस चैप्टर के दो मुख्यतः भाग होंगे, एक तो विश्व की जलवायु, और इसके अंतर्गत हमने देखा था इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में कि किस प्रकार से विश्व की जलवायु का हम वर्गीकरण करेंगे, और उसी दौरान कोपेन महोदय ने विश्व की जलवायु को किस प्रकार से विभाजित किया। बच्चों, इसके अगले में देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से होता है और इसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही बच्चों, ये जो दूरगामी प्रभाव होते हैं जलवायु परिवर्तन के, यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन। तो बच्चों, जलवायु परिवर्तन से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि जलवायु में बदलाव आखिर किस प्रकार से होते हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मौसम में बदलाव, मौसम और जलवायु इन दोनों में किस प्रकार से बदलाव आते हैं और इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए। तो मौसम क्या चीज होती है? मौसम बच्चों अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए होता है, जिसमें आर्द्रता, तापमान, वर्षण आदि चीजों का यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है। और यह कैसा होता है? अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं जलवायु जो होती है बच्चों किसी स्थान की, वो लगभग 30-35 वर्षों का एक समेकित रूप होता है जो कि मौसमीय प्रभाव को दर्शाता है। हम बच्चों आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि आज का मौसम अच्छा है, अभी आधे घंटे के बाद का जो मौसम है वो कैसा होगा, अभी मौसम बदल गया है। अर्थात मौसमी जो घटनाएं हैं वो लगातार परिवर्तनशील है, अल्पकालिक है, ठीक है। जैसे कि अचानक से बरसात आ जाना, अचानक से धूप का आ जाना, ये सब मौसमी घटनाएं होती है। और इनसे जब मौसम में परिवर्तन होता है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव या चिंता का विषय नहीं होता। लेकिन बच्चों, जब जलवायु जो तत्व होता है, जलवायु में अपेक्षाकृत स्थायित्व देखा जाता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं बच्चों, तो पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु या रेगिस्तान क्षेत्रों की जलवायु, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क प्रकार की है। हमने कोपेन महोदय के जो जलवायु वर्गीकरण में भी यह देखा था। तो जहां पर ए प्रकार की जलवायु, कहीं पर बी प्रकार की जलवायु, कहीं पर सी आदि जलवायु का वर्गीकरण जहां पर देखें, तो बच्चों यदि हम जलवायु का परिवर्तन देखें तो यह एक लंबे समय की जो चीजें, लंबे समय की मौसमी घटनाओं का लगभग 30 से 35 वर्षों का औसतन होता है, ठीक है। तो यदि जलवायु का परिवर्तन होगा तो यह चिंता का विषय है, इसमें विचार होना चाहिए, इसमें चिंतन होना चाहिए कि आखिर किसी क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो हमारे लिए यह अध्ययन का विषय होगा कि किसी क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। तो यहां पर हमने देखा मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में अंतर किस प्रकार से है। मौसम परिवर्तन अमूमन आमतौर पर देखे जाते हैं, यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। लेकिन जलवायु जो परिवर्तन है इस पर विचार होना चाहिए, यह विचारणीय बिंदु है। तो जलवायु परिवर्तन जो बच्चों होता है यह मुख्यतया 2 रूप से हो सकता है, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक मानव जनित। बच्चों, यहां पर हम भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल अपने आप में यह बताता है कि पृथ्वी की शुरुआत से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है बच्चों, तब से ही पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन लगातार रूप से आ रहा है। अर्थात अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से आग के तप्त गोले के रूप में हुई यह भी देखा था, और फिर किस प्रकार से धीरे धीरे ठंडी होती हुई जो पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। तो यह इसका जलवायु, पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न क्षेत्रों का जो जलवायु है बच्चों, वो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ यह भी हमने देखा वर्तमान स्वरूप तक आने में। लेकिन बच्चों
यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि भूतकाल से वर्तमान तक किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और आगे भविष्य में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। जो हिमयुगों की आना बच्चों, हिमयुगों का आना और उसके बाद एक अंतर, उसमें अंतराल आना, फिर उसके बाद हिमयुगों का आना। ठीक है, जैसे कि हम बात करें बच्चों आइस एज, फिर अंतराल, फिर आइस एज, फिर अंतराल, फिर आइस एज, अर्थात हिमयुग, फिर उसके बाद अंतराल आ जाना कुछ समय के लिए, फिर हिमयुग आना, फिर अंतराल आ जाना। लगातार इस प्रकार के चक्र हमने देखते हैं, हम जानते हैं। और भूगर्भिक अभिलेखों से यह पता भी चलता है कि पृथ्वी पर अनेक बार हिमयुगों का आगमन हुआ है और उसके पश्चात बीच में अंतराल भी होता है। तो यहां पर हम इस बात की चीजों को जानते हैं, अर्थात पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का दौर शुरुआत से ही चलता आ रहा है। भूप्राकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। जो हिमानी है अर्थात हिम के जो क्षेत्र है वो पीछे हटना, ठीक है, या फिर उनका आगे बढ़ना। तो आगे या पीछे हटना का जो चिन्ह है वो हमें दिखाई देते हैं। इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे पता चलता है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ है, हिमयुगों का आगमन हुआ है और हिमयुगों का जाना भी हुआ है। दोनों प्रकार की चीजें हुई है और यह जलवायु का जो परिवर्तन है यह हमें परिलक्षित भी होता है, प्रदर्शित भी होता है। यह चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ध्रुवीय भालू यहां पर परेशान हो रहे हैं और ध्रुवों पर, विशेष रूप से ध्रुवों पर या फिर हिमानीकृत क्षेत्रों में किस प्रकार से तापमान के घटने बढ़ने से वहां के पूरी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। और न केवल हिमकृत क्षेत्रों में बच्चों, तापमान के घटने बढ़ने से पूरी पृथ्वी पर प्रभाव परिलक्षित होते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। हिमानी निर्मित जो झीलें हैं उससे प्राप्त जो निक्षेपण है बच्चों, वहां हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उष्ण युग आए और किस प्रकार से शीत युग आए, और यह वहां पर उपस्थित जो निक्षेपण है, अवसादों के जो निक्षेपण है उन झीलों में, वहां पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जो बच्चों यहाँ पर वृक्षों के जो वलय होते हैं, जो बड़े बड़े जो वृक्षों के वलय होते हैं, जो सैकड़ों सालों तक जिंदे होते हैं, अनेक वृक्ष, उनके वलयों पर भी हमें देख पाए जाते हैं कि किस प्रकार से जलवायु का परिवर्तन हुआ है। शुष्क और आर्द्र युगों की लगातार रूप से परिवर्तनशील स्थिति देखी जाती है। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ऐतिहासिक जो अभिलेख है वो भी बताते हैं, ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। बच्चों ये बिल्कुल सत्य है कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले से चली आ रही है, वर्तमान में भी हो रही है और भविष्य में भी होगी, अर्थात सतत प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें बताती है कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। 8000 वर्ष पूर्व ईसा से, ठीक है, अर्थात वर्तमान समय से लगभग 10,000 वर्ष पहले बच्चों पश्चिमी जो राजस्थान है, जो कि वर्तमान में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो लगभग 10,000 साल पहले कैसा था, आर्द्र एवं शीतल जलवायु उस क्षेत्र की थी। लेकिन समय के दौरान समय का परिवर्तन आया। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी और लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। अर्थात बच्चों यदि वो किसी संस्कृति का केंद्र था तो वहां मरुस्थल तो नहीं होगा, इतनी तो बात तय है। मतलब वहां पर समुचित जल की प्राप्ति होगी। संस्कृति का यदि विकास हुआ है उस समय 1700 ईसा वर्ष पूर्व, लगभग यदि मैं बात करूं 4000, लगभग 4000 वर्ष पूर्व यदि वहां पर संस्कृति का विकास हुआ है तो वहां मरुस्थल जैसी अवस्थाएं तो नहीं होगी और दूसरी प्रकार की जो चीजें थी, जो आवश्यक थी, वो वहां पर पाई गई। अर्थात वहां की जलवायु परिवर्तन हुआ है, ये साक्ष्य वहां पर बताते हैं। और शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर हड़प्पा संस्कृति के पश्चात ही शुष्क दशाएं
पनपी है। और शायद कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं बच्चों कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि बच्चों हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश है वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि शुष्क दशाएं वहां पर पनप चुकी थी, इस वजह से उस संस्कृति का विनाश हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन भारत में भी देखे गए हैं, इस प्रकार की चीजें है। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लिस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। जो अंतिम हिमयुग था बच्चों वो आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व था, ठीक है। और वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। तो और वर्तमान जो युग अंतर जिसे हिमयुग कहा, अर्थात जो वर्तमान समय चल रहा है वो 2 हिमयुगों की मध्य की अवधि बताता है। आइस एज और फिर अंतराल, फिर आइस एज। तो 2 हिमयुगों के मध्य की जो अवधि है वो वर्तमान में चल रही है। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है, ठीक है। और यह चल रहा है 10,000 वर्षों से। 10,000 वर्षों से ये अंतर हिमानी युग चल रहा है और लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हिमयुग आया था। और भविष्य में ये कब आएगा यह भी विचारणीय बिंदु है, अर्थात हिमयुग का आना तय है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। अभिनव पूर्व काल में जलवायु, सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई है। अब बच्चों जब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जलवायु परिवर्तन सतत प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, फिर हम इसके बारे में चिंतित क्यों हैं, हम इसके बारे में चिंतित क्यों हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि जलवायु का जो परिवर्तन है यह तो होना है, यह तो होना है, ये तय है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन बच्चों इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं कि जो जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ठीक है, इसकी मृत्यु अवश्य होगी, यह बात बिल्कुल तय है। लेकिन यदि हम अपनी आदतों, गलत आदतों की वजह से, गलत खान पान की वजह से या बीमारियों की वजह से, ठीक है, अपने रक्षा नहीं कर सकते या हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएं तो हम क्या जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है, संतुलित आहार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हम लंबे समय तक जीवित रहें। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि जलवायु परिवर्तन तो होगा, वो तो सतत प्रक्रिया है, लेकिन मानव के द्वारा, जो मानव लालच के द्वारा इस जलवायु परिवर्तन में अपना ज्यादा योगदान दे रहा है, जिससे उसकी जो समय, जलवायु परिवर्तन का जो समय अपने प्राकृतिक रूप से जो चल रहा था उसको हमने तेज गति से बढ़ा दिया है। मानव जनित जो कारण है वो उन्होंने क्या किया, लगातार रूप से औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों का उन्मूलन किया, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका शोधन किया, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम करने से हम उस जलवायु परिवर्तन को तेज गति से बढ़ाने में सहायता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यह चीज हुई। अब जलवायु परिवर्तन की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में, यदि हम वर्तमान समय की बात करो बच्चों, तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन है वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापन, विश्व का जो तापन हो रहा है, विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है उससे संबंधित है, मुख्यतः रूप से बच्चों उससे संबंधित है। और जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसें बहुत तेजी से जिम्मेदार है, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसें बहुत तेजी से जिम्मेदार है। इसका अध्ययन हम आगे यहाँ पर इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में करेंगे। तो बच्चों कहने वाली बात यह है, मुख्य बात यहाँ पर यह हुई कि जलवायु परिवर्तन तो सतत प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वनों का उन्मूलन किया और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का शोधन किया, जिसके वजह से यह जो जलवायु परिवर्तन है वो तेजी से होने लगा और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हुई, वैश्विक तापन हुआ,
पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। और इसके लिए जो मुख्य गैसें हैं, इसके कई सारे कारण होते हैं बच्चों, वैश्विक तापन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो ग्रीन हाउस गैसें है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमें देखने को मिली। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। तो ये जलवायु में परिवर्तन, अर्थात जहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, जलवायु के अकॉर्डिंग वहां पर वर्षा होना, और जहां पर वर्षा होनी चाहिए थी वहां सूखे पड़ना, यह सब क्या चीजें देखने को मिलती है बच्चों। हमने वर्तमान में भी ये देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, समाचारों में, कि इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा, इतने सालों की 25 सालों की रिकॉर्ड टूटने सर्दी पड़ी, 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके गर्मी पड़ी, या 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई। ये सब क्या है? ये सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। ठीक है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन है। तो यहां पर जो भयंकर सूखा आया, ठीक है, जो भयंकर सूखा आया बच्चों 20वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 1967 से 1977 सहारा मरुस्थल में, यह भी एक परिवर्तन का स्वरूप हमें देखने को मिला। 1930 के दशक में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके वृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, वहां पर भीषण सूखा पड़ा। तो यहां पर हमने परिवर्तन देखे। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। फसलों की उपज किस प्रकार से, पहले की फसल किस प्रकार की थी, और जब जलवायु परिवर्तन आया तो उसके बाद फसल किस प्रकार के, फसल के प्रारूप किस प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं, यह हमें देखने को मिला। लोगों के प्रवास संबंधी चीजों को भी यहां पर बताया जा सकता है। यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत और शुष्क युगों से गुजरता है। जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है बच्चों, वो अनेक प्रकार के युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी में, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले, एक वाइकिंग कबीले हुए थे बच्चों यूरोप में, वो ग्रीनलैंड में जा बसे। क्यों जा बसे? क्योंकि यूरोप में शुष्कता और गर्मी के कारण, उष्ण और शुष्क दशाओं के कारण वो यूरोप से कहां जाकर के बस गए? ग्रीनलैंड में। ठीक है, तो किस कारण से बसे? जलवायु के परिवर्तन के कारण से। तो यहां पर हमने देखा कि प्रवास संबंधी चीजें भी यहां पर देखने को मिली, किसके वजह से? जलवायु परिवर्तन से। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया। यूरोप ने लघु हिम युग के रूप में वहां पर देखा जाता है। लेकिन बच्चों 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। हालांकि 1940 के बाद बच्चों तापमान में वृद्धि तो हो रही है, तापमान में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उस वृद्धि की जो दर है वो घट गई है। तो यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं। अब बच्चों विश्व का जो तापमान है ये लगातार रूप से बढ़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण हम देखें तो वो देखते हैं खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारक अर्थात पृथ्वी की अपनी स्थिति, सूर्य से उसकी स्थिति के बारे में यदि बात करें, खगोलीय कारक होंगे, और पृथ्वी खुद के कारण अर्थात पार्थिव कारणों से भी पृथ्वी का तापमान या पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों से है। पहला जो कारण होगा वो बच्चों सौर कलंक होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस सौर कलंकों को चुनौती देते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौर्य निर्गत ऊर्जा में परिवर्तित से है। सौर कलंक, ये सौर कलंक क्या है बच्चों? सूर्य के धूल भरी जो आंधियां चलती है, जो सन स्पॉट होते हैं, जिसे हम सौर कलंक कहते हैं, काले धब्बे जो होते हैं वो से हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, और ये समय के साथ में कुछ वैज्ञानिक 10 से 12 वर्ष का एक चक्र बताते हैं, कुछ 6 से 7 वर्ष का चक्र बताते हैं। ठीक है, तो 10-12 वर्षों के दौरान इनका एक साइकिल चलता है सौर कलंकों का, सूर्य में होने वाले धब्बों का, और उन धब्बों के आने से बच्चों सौर कलंक, सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं।
कुछ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। जबकि सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है, और यद्यपि ये खोजे आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात अभी इन पर रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है कि किस प्रकार का जो सौर कलंक है वो कार्य करते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसको 10-12 साल का साइकिल बताते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा समय का साइकिल बताते हैं, लेकिन ये चक्रीय अवस्था है। कुछ समय के पश्चात वापस से सौर कलंक आते हैं और वो बताते हैं कि इन सौर कलंकों की वजह से ही जलवायु परिवर्तन होता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत, तो पहला था बच्चों हमारा सौर कलंक, ठीक है, पहला था हमारा खगोलीय जो कारण थे उसमें से पहला कारण था सौर कलंक, और दूसरा जो कारण बताया है मिलेंकोविच दोलन है। मिलेंकोविच जो दोलन है उसके बारे में बताते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्र, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है या पृथ्वी की स्थिति है अपनी कक्षीय, ये सूर्य है बच्चों, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का इस प्रकार से परिक्रमण जो होता है उसमें किस प्रकार से बदलाव आना, अपने कक्षीय लक्षणों में, अपना जो एक कक्ष है इसके कक्षीय लक्षणों में बदलाव आना, पृथ्वी की डगमगाहट अर्थात पृथ्वी का अपनी जगह से हल्का सा हिलना। लेकिन ये बच्चों अल्प समय में नहीं होता, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए आप इसको अचानक से महसूस नहीं कर सकते। तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाना है। अक्षीय झुकाव, जो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है बच्चों, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है तो उस अक्षीय झुकाव में बदलाव आना, इन कारणों से भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसे क्या नाम दिया? इसे मिलेंकोविच दोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि बच्चों ये इस सिद्धांत को भी चुनौती दी गई है, लेकिन यहां पर इसको माना जा सकता है कि इसके वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद है बच्चों, ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। यह अमूमन देखा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि पार्थिव कारण कौन कौन से हैं। पार्थिव पृथ्वी के खुद के कारणों में इसमें मुख्य जो कारण आता है वो है ज्वालामुखी क्रिया। बच्चों हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही ज्वालामुखी क्रियाएं लगातार रूप से पृथ्वी पर होती आ जा रही है, और ज्वालामुखी क्रिया होने की वजह से पृथ्वी के जो अंदर जो तापमान है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के पश्चात एक तो सीधे तौर पर तापमान ऊपर आ जाता है, उससे तापमान बढ़ता है, साथ ही ज्वालामुखी उद्भेदन से वायुमंडल में बड़ी संख्या में एरोसोल आ जाते हैं। वायुमंडल में बड़ी संख्या में एरोसोल आ जाते हैं। एरोसोल क्या होते हैं बच्चों? एरोसोल ठोस कण होते हैं जो कि वायुमंडल में आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये जब एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको प्रभावित करते हैं, सौरिक विकिरणों को कम कर देते हैं जो कि सूर्य से आती है पृथ्वी की सतह पर, और इस वजह से भी तापमान में अंतर आ सकता है। लगातार रूप से यदि ये चीजें होती रही तो तापमान में अंतर आ सकता है, और तापमान में अंतर आने पर जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानव उद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इससे भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, और हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो ऊष्मन है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और भविष्य में यह भी हो सकता है बच्चों की 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और यदि यह स्थिति आ गई तो मानव के लिए पृथ्वी सेफ नहीं रहेगी, ठीक है। इतना तापन पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ठीक है। और यहां पर यह भी देखा जा सकता है कि ये तो प्राकृतिक घटनाएं देखी हमने, और जो मानव जनित जो कारण है इसमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसें, अब बच्चों ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इससे पहले हमें देखते हैं कि भूमंडल का या वैश्विक तापन क्या है, ठीक है। भूमंडलीय ऊष्मन या वैश्विक तापन, बच्चों
वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन का मतलब है कि पृथ्वी लगातार रूप से गर्म होती जा रही है, लगातार रूप से आधा डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, पृथ्वी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी भारी बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। समुद्र तटों को ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिम टोपियों को या हिम क्षेत्रों को गला सकते हैं, वहां की जैव विविधता समाप्त हो सकती है, जो तटों पर स्थित जो बड़े बड़े शहर हैं उनको खत्म कर सकते हैं, समुद्री तूफान ला सकते हैं, सुनामी आ सकती है। तो बहुत बड़ी विकराल चीजें यहां पर यदि 1 डिग्री का भी परिवर्तन हो जाए, और ये चीजें लगातार रूप से जब पृथ्वी का तापन हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, तो वैश्विक समुदाय इस पर चिंता व्यक्त करता है और लगातार विश्व के जो लोग हैं इस पर चर्चा करते हैं, चिंता जताते हैं। तो भूमंडलीय तापन का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। अब बच्चों, सबसे हमारे सामने समस्या है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस के बारे में देखते हैं बच्चों कि उन क्षेत्रों में जहां पर तापमान कम होता है, उन क्षेत्रों में जहां बर्फ अधिक होती है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां पर बर्फ पड़ती है उन क्षेत्रों में कांच के बने हुए घर होते हैं। क्यों होते हैं कांच के बने हुए घर? क्योंकि बच्चों उन क्षेत्रों में सब्जियां उगाने के लिए, फल फ्रूट के लिए तापमान इतना नहीं होता जितना कि उनको, उन पौधों को आवश्यक हो। उन पौधों को तापमान की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इस क्षेत्र में बर्फ अधिक होने के लिए, बर्फ अधिक होने के कारण तापमान कम मिलता है। तो बच्चों, उन क्षेत्रों के लोगों को एक नया आइडिया आया कि उन क्षेत्रों में कांच के या ट्रांसप्लांट या फिर तो बच्चों उन क्षेत्रों में क्या करते हैं कि कांच या पारदर्शी पदार्थ का कोई एक छोटा घर बना लेते हैं और इस छोटे घर के अंदर अपनी सब्जियों को उगाते हैं। इससे होता क्या है बच्चों? इससे यह होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से जो आने वाली जो बच्चों किरणें हैं, वो इससे पार तो हो जाती है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? इसके पीछे कारण है बच्चों, इसके पीछे ये कारण है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लघु तरंगे होती है। वो कौन सी तरंगे होती है? लघु तरंगे। लेकिन पृथ्वी से टकरा करके जो वापस जाती है वो कौन सी तरंगे होती है? वो दीर्घ तरंगे होती है। अब ये नई बात हमारे समझ में आई कि अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि पृथ्वी जो है, यहां पर ये बता दूं कि पृथ्वी जो हमारी है उसका जो वायुमंडल गर्म होता है बच्चों, वो वायुमंडल सीधे तौर पर सूर्य से आने वाली किरणों से नहीं होता है। तो फिर किससे होता है? तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर यदि ये कोई सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है बच्चों। अब पृथ्वी पर आने वाली जो तरंगे हैं यह लघु तरंगे होती है। लघु तरंगों से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान प्राप्त अपेक्षाकृत नहीं होता है, लेकिन जब ये तरंगे, जो लघु तरंगे जो होती है, पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती है बच्चों, तो दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसे होती है जिसे ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। वो गैसों का कार्य क्या होता है कि जो दीर्घ तरंगे होती है उनको अपने में समा लेती है, उनका शोषण कर लेती है, उनका अवशोषण कर लेती है। तो वो गैसें क्या हुआ, दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर लेती है, जिससे कि उस वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाती है और उसी से, उन्हीं दीर्घ तरंगों की वजह से वायुमंडल गर्म होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान प्राप्त नहीं होता, बल्कि जाने वाली जो जाने वाली तरंगे हैं जिन्हें दीर्घ तरंगे कहते हैं, उनसे ही पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान प्राप्त होता है। तो यहां पर भी बच्चों इसी प्रकार से चीजें हैं कि ये जो घर बनाया, जो कांच का हो सकता है या पारदर्शी किसी पदार्थ का हो सकता है, जिससे आने वाली जो तरंगे हैं जो कैसी है, लघु है। जो लघु तरंगे उनको पार तो कर जाती है, लेकिन वो दीर्घ तरंगों के रूप में जब जाती है तो वो इस पारदर्शी या घर है इसको पार नहीं कर पाती और अंदर ही रहती है, जिससे कि इस घर का तापमान बढ़ जाता है, अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, और वो
उसके अंदर जो उपस्थित जो सब्जियां है या जो भी पेड़ पौधे उगाए वो आसानी से तापमान प्राप्त करके अपनी वृद्धि कर लेते हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोग अपनी सब्जियां या पेड़ पौधे जो भी यहाँ पर उगाते हैं वहाँ से फल फ्रूट वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज हुई। और इसी प्रकार से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे समझ में आई। वायुमंडलीय प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। लघु तरंगे आ तो जाती है बच्चों, यहां पर देखने वाली बात क्या है, लघु तरंगे आ तो जाती है, लेकिन दीर्घ तरंगों के रूप में जब बाहर जाती है तो वो ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वो अपने में समेट लेती, लघु को नहीं समेट पाती, लघु का अवशोषण नहीं करती। अवशोषण किसका करती है? दीर्घ तरंगों का। ये हमारे समझ में आया। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर लेती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। अब बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैसें तो अच्छी चीजें हैं, फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हुई? बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों। ग्रीन हाउस गैसें अच्छी चीजें हैं, तापमान को मेंटेन करती है हमारे वायुमंडल को, लेकिन यदि इन ग्रीन हाउस गैसों का अनुपात बढ़ जाए, ठीक है, तो तापमान भी बढ़ जाएगा। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यदि उचित मात्रा में, उचित अनुपात में ग्रीन हाउस गैसें रहती है, यह अच्छी बात है, लेकिन इनका घटना या इनका बढ़ना, यह समस्या, यह चिंता का विषय है। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव हम कह सकते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 बोलते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। सबसे ज्यादा सांद्रण इसी का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं बच्चों, ये शीतगृहों, रेफ्रिजरेटरों, अर्थात जिससे कि हम तापमान मेंटेन या कम करते हैं, उन उपकरणों से यह निकलती है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, यह भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है बच्चों। ये ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है यदि यह समताप मंडल के ऊपरी स्तर पर है तो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब बच्चों, कहने की बात यह है कि जिस चीज का जहां पर स्थान है वहीं पर होना अच्छा रहता है। ठीक है, समय स्थान ही उस चीजों की उपयोगिता निर्धारित करता है। तो ये जो ओजोन गैस है, यदि ये समताप मंडल के ऊपर है तो ओजोन परत के रूप में जो हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं आती है सूर्य से, उसे रोक लेती है। तब तो ये हमारे लिए फायदे की चीज है, अच्छी चीज है। लेकिन बच्चों, यदि ये समताप मंडल से नीचे आए, पृथ्वी के समीप आ जाए, तो यह गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। ये सीधे तौर पर तो काम नहीं करती, लेकिन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण को बढ़ाने में अपना योगदान भी देती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, जो कोई भी ग्रीन हाउस गैस होगी उसका क्या प्रभाव होगा, इसका देखते हैं कि उसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है कि वो ग्रीन हाउस गैस कितने प्रभावशाली है, कितने नुकसान हमें पहुंचाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अत्यधिक प्रभावी होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावी होते हैं बच्चों वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं और उन्हीं से ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा तापमान में वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली यह है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। ये मैंने भी बताया कि जो ओजोन जहां समताप मंडल के ऊपरी स्तर पर यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोक लेती है। लेकिन बच्चों, यदि वही ओजोन गैस नीचे आ जाए, समताप मंडल से नीचे आ जाए, तो वो क्या करेगी? वो पार्थिव विकिरणों को प्राप्त करेगी, जिससे कि तापमान में वृद्धि होगी। ग्रीन हाउस गैसों का एक हिस्सा है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय
लगता है। जितने लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं या बने रहते हैं, इसका मतलब बने रहते हैं बच्चों, तो उतना ही ज़्यादा समय तक ये प्रभावकारी होगी, उतना ही ज़्यादा समय तक असरदारी होगी। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। यह मैंने बताया था, सबसे अधिक जो सांद्रण है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है। और लगातार रूप से मानव अपने लालच के द्वारा इसको पृथ्वी से लगातार भेजता जा रहा है। और CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधनों, तेल, गैस, कोयला के दहन से होता जा रहा है। और इसमें मानव का सबसे बड़ा योगदान है। बच्चों, महात्मा गांधी ने भी कहा था इस जगह पर कि आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है लेकिन लालच की नहीं। तो यहां पर ये चीजें कहने योग्य है कि यदि जितनी हमारी आवश्यकता है, मिनिमम यदि हमारी आवश्यकता है, उनको पूरा किया जा सकता है, लेकिन मानव लालची होने की वजह से, ज़्यादा आगे विकास की ज़्यादा अवस्थाओं को पार करने की वजह से, और विशेष रूप से बच्चों, विशेष रूप से जब से औद्योगिक क्रांति आई है बच्चों, तब उसके बाद से तो लगातार रूप से मानव ने जीवाश्म ईंधनों, वनों का उन्मूलन किया, औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं की, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया। तो इनकी वजह से भी लगातार रूप से CO2 का वायुमंडल में जो सांद्रण है वो लगातार रूप से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये बड़ी समस्या का कारण है और विश्व समुदाय इस पर चिंतित भी है। वन और महासागर, ये जो दोनों होते हैं बच्चों, वन और महासागर, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समेटे हुए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, ठीक है, वन और महासागर। लेकिन बच्चों, वनों की जो कटाई हो रही है, ठीक है, जो वनों के अंदर जो लकड़ी है, जो सेलुलोज है, वो कार्बन के रूप में समेटे हुए हैं, लेकिन हमने उनको जला दिया, हमने उनको काट दिया, तो क्या होगा, CO2 के रूप में वो लगातार वायुमंडल में जा रही है। दूसरी ओर महासागर भी कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। हमने महासागरों को भी बच्चों, सागर और महासागरों को भी प्रदूषित कर दिया है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो कुंड थे यह भी प्रदूषित हो चुके हैं। यह भी अपनी जो कोशिश कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की, वो लगातार रूप से कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक क्षमता होती है। हमने भारी मात्रा में CO2 रिलीज की है, ठीक है। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। तो अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से, अर्थात जो CO2 हमने निकाली, रिलीज करी, इस CO2 को रिलीज करने के बाद इसको वापस सामंजस्य स्थापित करने के लिए, वापस इसको पुराने स्वरूप में लाने के लिए 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं और हम इस दौरान और ज्यादा CO2 रिलीज कर देते हैं। यह भी चिंता का विषय है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 0.5% की वार्षिक दर से बच्चों यह CO2 की दर जो दर है वो लगातार रूप से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना किया जाता है। जलवायु जो मॉडल है, जो जलवायु के जो मॉडल बनाए जाते हैं कि हम किस प्रकार की जलवायु चाहते हैं, स्वच्छ जलवायु का किस प्रकार से वो करें, तो उसके परिवर्तनों का जो आकलन है वो औद्योगिक स्तर पर से दुगना किया जाता है। CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से, अर्थात औद्योगिक स्तर से पहले की जो अवस्था है, औद्योगिक क्रांति से जो पहले की अवस्था है, उससे पहले की अवस्था से दुगना किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मानवीय गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती है। जो समताप मंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो भी ओजोन को नष्ट करती है। तो वहां जाकर के ऊपरी स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसें चली जाती है वो ओजोन को कम करती जाती है, जिससे कि ओजोन परत का भी क्षय होता जा रहा है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का छेद दिखा गया है, ठीक है, पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के कैंसर या दूसरे प्रकार के रोगों को यहाँ पर बढ़ावा
मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ओजोन जो कि समताप मंडल के ऊपर है, यदि वहां पर है तो बहुत अच्छी बात है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, लेकिन समताप मंडल के नीचे आने पर ये जो ओजोन है यह क्या करती है, यह भी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्य करती है। लेकिन बच्चों जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ओजोन परत पर जाकर के उस ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं ये ओजोन की परत को नष्ट करते हैं, जिससे कि ओजोन वहां पर जो कार्य कर रही थी, अपना अच्छा कार्य कर रही थी पराबैंगनी किरणों को रोकने का, वो भी वहां पर छेद हो जाते हैं, वहां पर उनकी नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। मैंने बताया कि जो विश्व समुदाय इस पर चिंतित है, इस पर कार्य कर रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में इसकी उद्घोषणा हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में इसकी उद्घोषणा हुई थी बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में यह बताया गया था कि हम किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, हम किस प्रकार से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कम कर सकते हैं और विकास भी जिससे प्रभावित नहीं हो। बच्चों विकास होना एक अच्छी बात है, विकास के साथ साथ में हम किस प्रकार से लगातार रूप से जो मानवीय सभ्यता है या हमारी जो पृथ्वी है इसको भी स्वच्छता बनाए रखे, जिससे कि मानवीय सभ्यता लगातार रूप से अनवरत रूप से समस्या से ग्रसित नहीं हो। 2005 में प्रभावी हुई उस उद्घोषणा को 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल में 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाए। 2012 तक कब किया था? 1997 में इसकी उद्घोषणा हुई थी, 2005 में ये प्रभावी हुआ और 2012 तक बच्चों 5% तक कमी लानी है, यह उन्होंने प्रतिबद्धता दर्शाई थी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। ये मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों की यदि लगातार रूप से रिलीज होती गई, लगातार रूप से यदि वृद्धि होती गई तो लगातार रूप से उष्मीय तापन बढ़ेगा, और उष्मीय तापन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा, और जलवायु में परिवर्तन होगा बच्चों तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ सकता है, चाहे वो तटीय क्षेत्रों में स्थित शहरों का समुद्रों में डूबना हो या फिर बच्चों हिमानी जो क्षेत्र है, हिम जो क्षेत्र है उनका पिघलना हो। साथ ही बच्चों जो दूसरे मौसमी या जलवायु परिघटनाएं लगातार रूप से हो रही है, जहां पर सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, बाढ़ों का आना, ठीक है, और ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का लगातार रूप से हम पिछले कुछ सालों से महसूस कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिल सकता है यदि हमने इनको नहीं रोका तो। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बच्चों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। ठीक है, यदि हम ये सोचे कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे राष्ट्र पर पड़ेगा, या फिर यूं सोचे कि हम तटीय क्षेत्रों में नहीं रहते तो हमारे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बच्चों ये गलत है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से पूरी पृथ्वी इससे प्रभावित होगी और इससे बहुत बड़ी समस्या का कारण भी यह हो सकता है। ठीक है बच्चों, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र में विस्तृत भागों और द्वीपों का आप्लावित कर सकता है। मैंने बताया कि किस प्रकार से समुद्री जो तटों के जो क्षेत्र है, जल स्तर, समुद्र जल स्तर का ऊपर बढ़ने से बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मछली का उत्पादन कम हो सकता है, खाद्य पदार्थों में कमी आ सकती है, तापमान में बदलने से जो खाद्य हमारी पदार्थ है वो कम उत्पादित हो सकती है, इससे भुखमरी आ सकती है बच्चों, बहुत सारी समस्याएं इसमें आ सकती है, बहुत पूरा विकराल रूप धारण कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होगी। यदि आर्थिक समस्याएं होगी तो सामाजिक समस्याएं तो होगी। विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यह देखा आज की क्लास में कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और जलवायु परिवर्तन के लिए बच्चों
दो प्रकार से चीजें होगी, एक तो प्राकृतिक और एक मानव। दो प्रकार से कारण होगा, प्राकृतिक और मानव। तो प्राकृतिक जो कारण है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन मानव के द्वारा जो कार्य किया गया वो इस प्राकृतिक कार्य को लगातार रूप से बढ़ा देता है, ठीक है, जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा बताया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।